तो दोस्तों आज मैं बेदा फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जो मैं कल ही थिएटर में देख कर आया हूँ। कहानी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटकर है, ओरिजिनल है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कैदी को देखते हैं जिसे कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ा हुआ था और उसकी फांसी होने वाली थी। मौत का डर उस कैदी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन सैनिक उसकी एक नहीं सुनते और उसे घसीट कर फांसी के फंदे तक ले जाने लगते हैं। और तभी वहां पर वो पिशाच को देखता है और कहता है कि तुम मानो वो उसे जानता हो, और किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसके पीछे भागता है। पिशाच तो वहां से गायब हो जाता है और ये भागते भागते एक कुटिया में जाकर छुप जाता है। वहां पर एक दूसरा आदमी भी बंधा पड़ा था और वो पानी मांग रहा था। वो कैदी उसको पानी पिला देता है कि तभी इतने में वो सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं और ले जाकर फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम राम बाबू होता है। राम पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज असासिन काम करता था और अपने काम के दौरान वो काफी लोगों को मारा था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये खून खराबा उसके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर करने लगा। इतनी हत्याओं का गिल्ट उसे सताने लगा और उन लोगों के भूत भी उसे सपनों में हॉन्ट करने लगे और इन सबसे परेशान होकर वो काम छोड़ दिया था और अब वो एक ट्रैक्टर कंपनी में एज अ सेल्समैन काम करता है। और इसी सिलसिले में वो सहरर नाम के गांव जा रहा था, लेकिन अंधेरे और धुंध के चलते ड्राइवर बीच रास्ते में मना कर देता है कि वो वहां तक नहीं जाएगा और राम को पनघटा नाम के गांव में उतार देता है, यह कहकर कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक पंचायत का घर है, उसे 200 रुपये देकर वहीं पर स्टे कर लीजिएगा। राम उसे डायरेक्शन पूछता है लेकिन ड्राइवर बहुत बदतमीज होता है, वो उसे ठीक से रास्ता बताए बिना ही चला जाता है। अब राम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। इतने अंधेरे में कुछ पता भी नहीं चल रहा था और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। फिर ऐसे ही भटकते भटकते वो खुद को एक जंगल में पाता है। तभी दूर उसे एक रोशनी दिखाई देती है तो उसी तरफ चला जाता है और यहाँ पर उसी पिशाच से मिलता है जो कि बैठकर सारंगी बजा रहा था और पोएटिक स्टाइल में बातें कर रहा था। राम उसे पंचायत के घर का रास्ता पूछता है तो पिशाच उसको रास्ता बता देता है कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे चले जाइए और थोड़ा संभल कर चलिएगा। लेकिन राम को कुछ अजीब लग रहा था। वो कहता है कि अच्छा एक बात पूछूं, आप इस अंधेरे में इस जंगल में क्या कर रहे हो? जिस पर पिशाच कहता है कि मैं तो यहीं रहता हूँ। खैर फिर राम उसके बताए रास्ते पर चला जाता है, लेकिन अचानक उसका दिमाग घूमने लगता है और उसे सब रेड दिखने लगता है। तभी एक अजीब सा आदमी उसके सामने आता है जो किसी जानवर की तरह बिहेव कर रहा था और फिर अचानक से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन राम उसको धक्का देकर वहां से भाग जाता है और वापस पिशाच वाली जगह पर पहुंच जाता है। राम उसे बताता है कि वहां पर कोई था, उसने मुझ पर अटैक किया। तो पिशाच कहता है कि कोई जानवर होगा, लेकिन राम कहता है कि जानवर तो नहीं था। लेकिन पिशाच कहता है कि वो जानवर ही होगा, आपको ही अंधेरे में ठीक से दिखा नहीं होगा। और इस तरह पिशाच राम के साथ माइंड गेम्स खेलने में लगा हुआ था और अब वो अपनी अगली चाल चलता है। कहता है कि पास में ही मेरा एक शेल्टर होम है, आपके जैसे भटके हुए मुसाफिरों के लिए ही है, अंदर से काफी बढ़िया भी है, आपको पसंद आएगा। अब राम के पास दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और पैसे देने लगता है। लेकिन पिशाच को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और होता भी क्यों। वो कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं है। और राम को लग रहा था कि काफी भला आदमी है, वो उसके साथ चल देता है। तभी रास्ते में चलते चलते पिशाच को ठोकर लग जाती है, लेकिन वो गिरता नहीं और उसका एक पैर कुछ सेकंड्स के लिए ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है, जैसे कि किसी भूत का पैर हो। तब राम ये देखकर समझ जाता है कि ये कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन भाई बहादुर था इसलिए फिर भी वो उसके साथ चला जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। फिर पिशाच उसे एक झोपड़ी तक लेकर जाता है और यही वो शेल्टर होम है जिसकी वो बात कर रहा था, जिसकी उम्मीद राम ने नहीं की थी। तभी पिशाच की आंख पिच ब्लैक हो जाती है और वो कोई मंत्र पढ़ता है। उसके बाद वो राम को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन राम उसकी ये हरकत नोटिस नहीं कर पाया था और अंदर चला जाता है। लेकिन पिशाच ने जैसा बताया था कि अंदर से बढ़िया होगा, ये तो वैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही अजीब सा था। वहां पर फांसी की पेंटिंग्स लगी थी और ब्रिटिश ऑफिसर्स की डॉल भी रखी थी। सोने के लिए कोई खाट वगैरह भी नहीं थी, खाली एक बिछौना टाइप सा कुछ था और इसके अलावा एक टेबल चेयर भी रखी थी। राम को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो सोचता है कि आज रात जगना ही सही रहेगा और जगना ही है तो अपनी सेल्स रिपोर्ट ही भर लेता हूँ। लेकिन जैसे वो काम करने के लिए चेयर पर बैठता है तो वो फेड होने लगता है और टेलीपोर्ट होकर किसी जेल में पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। तभी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स उसको लेने आते हैं जो उसे कैदी बता रहे थे और आज उसको फांसी दी जानी थी। राम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो उनसे पूछने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन उन्हें लगता है कि मौत के डर से पागल हो गया है और अजीब बातें कर रहा है। वो उसकी एक नहीं सुनते और जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाते हैं। और तभी वो वहां पर पिशाच को देखता है जो उसकी भी पेंटिंग बना रहा था। राम उसे देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारे कॉटेज में था, यहाँ कैसे आया। लेकिन कुछ बोले बिना ही पिशाच वहां से जाने लगता है। तभी राम खुद को छुड़ाकर उसके पीछे भागता है
लेकिन उसे टच करते ही वो टेलीपोर्ट होकर वापिस पनगटा गांव में आ जाता है। राम भले फांसी से बच गया था, लेकिन अब उसके राइट हैंड पर तेज जलन होने लगती है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका हाथ नीला पड़ना शुरू हो गया था। फिर वो जाकर कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि कल रात मुझे कॉटेज के पास एक आदमी मिला था। लेकिन ये सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और अहिलमा का नाम चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। वहीं पर गोलू नाम का आदमी ये सब नोटिस कर लेता है। वो राम से पूछता है कि आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है क्या? तो राम कहता है कि नहीं। तो गोलू कहता है तो आप उनको क्या बोले कि अहिलमा दीदी का नाम लेकर भागे। असल में अहिलमा दीदी भूत प्रेतों जैसी शक्तियों से डील करती है। तब राम भी उसे वही बताता है कि कल जंगल में कॉटेज के पास मुझे एक आदमी मिला था। गोलू कहता है फिर तो आपको अहिलमा दीदी से मिल ही लेना चाहिए, क्योंकि कल रात आप जिससे मिले वो कोई इंसान नहीं था, कोई ऊपरी शक्ति थी। और उसे लेकर अहिलमा दीदी के पास लेकर जाता है। फिर राम अहिलमा को सब कुछ बता देता है। तब अहिलमा उसको बताती है कि आप जिससे मिले हो हम उसे पिशाच बुलाते हैं। आज तक जो भी उसको देखा वो जिंदा नहीं बचा। अगले ही दिन उसकी लाश खेत में पड़ी मिलती है। उससे बचकर जिंदा लौटने वाले आप दूसरे इंसान हो, लेकिन आप ऐसा क्या किए जो आप उससे बचकर लौट आए? राम बताता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा था और फिर मैं यहाँ आ गया, लेकिन जिस हाथ से मैंने उसे टच किया था अब वो नीला पड़ गया। जिस पर अहिलमा का कहना था कि राम अभी भी पिशाच के प्रभाव में है, वो कर्ज हो चुका है। राम जहाँ पर गया था वो पिशाच की अपनी दुनिया है और उसी दुनिया में पिशाच ने इसकी आत्मा का एक हिस्सा ट्रैप कर लिया है और अब वो राम को टॉर्चर कर रहा है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। और ऐसा वो राम की पेंटिंग बना के किया है। असल में राम की फांसी की तैयारी के वक्त जब उसे पेड़ के पास बैठाया गया था, उसी वक्त पिशाच ने उसकी पेंटिंग बनाकर उसकी आत्मा के एक हिस्से को उस पेड़ से बांध दिया था। सो अगर राम को खुद को बचाना है तो उसे पिशाच की दुनिया में वापस जाना होगा, जहां उसकी आत्मा का हिस्सा उससे फिर से मिल जाएगा और तब वहां उसे अपनी फांसी को भी रोकना होगा, तभी वो बच पाएगा। लेकिन अब राम को यह भी जानना था कि पिशाच एक्चुअल में है कौन। तब अहिलमा उसे पिशाच के बारे में सब बताने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि पिशाच इस टाइम का नहीं है बल्कि 1940 के टाइम का है। पहले वो नॉर्मल इंसान ही था और काफी बढ़िया पोएट था। वो उसी कॉटेज में रहता था और उसी चेयर पर बैठकर अपनी कविता लिखता था। उन दिनों देश में क्रांति की लहर चल रही थी, सो एक देशभक्त होने के नाते वो अपनी क्रांतिकारी कविताओं से ही लोगों को जगाता था। प्लस उसका आईक्यू भी काफी हाई था, सो काफी कम एज से ही वो किताबें लिखने लगा था। उसे साइंस वाइंस की भी बढ़िया नॉलेज थी और वो कोई ना कोई रिसर्च करता ही रहता था। इसी दौरान वो अपनी कुछ थ्योरीज को टेस्ट करने जर्मनी चला गया, लेकिन जब वो वहां से लौटा तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर आ चुकी थी। केवल एक उंगली के इशारे से ही वो किसी की भी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता था, जिससे सब लोग उसे डरने लगे थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी। गांव वालों का तो मानना था कि वो काला जादू जानता है, कोई उसको साइंटिस्ट मानता, कोई देशभक्त तो कोई पिशाच। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी खबर ब्रिटिश सरकार को दे दी, लेकिन जब वो लोग उसको पकड़ने गए तो वो वहां पर मिला ही नहीं और फिर वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। और अब साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो दिखाई देता है और तब मौत अपना शिकार चुनती है, यानी कि इस गांव में कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। राम पूछता है लेकिन वो ऐसा करता क्यों? अहिलमा कहती कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपके पास केवल 48 घंटे ही हैं खुद को बचाने के लिए, सो जल्दी करिए। फिर राम अहिलमा से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उससे पहले पिशाच से बचकर जिंदा लौटा था और उसका पता लेकर वो वहां से निकल जाता है। उस आदमी का नाम हेमंत होता है, लेकिन गोलू का कहना था कि हेमंत के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो जिंदा तो बच गया लेकिन वो पागल हो चुका है। लेकिन फिर भी राम उससे बात करने चला जाता है। उसे जानना था कि वो पिशाच से बचकर कैसे लौटा था, लेकिन पिशाच का नाम सुनते ही हेमंत बहुत डर जाता है। वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों के काफी इंसिस्ट करने पर वो बता ही देता है कि जब वो लोग उसको फांसी लगाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान किसी ओम नाम के आदमी ने उससे कहा कि तुम बेहोशी का नाटक करोगे तो ये लोग तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे और फिर मैं आकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इसके बाद हेमंत ने ऐसा ही किया और उसकी फांसी टल गई। फिर बाद में ओम ने उसे सेलर से निकालने में मदद की और उसे बहुत ही अजीब बात बताई कि पिशाच उससे पहले भी फांसी पर लटका चुका है। लेकिन हेमंत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे तो बस वहां से बाहर निकलना था। तो ओम उसे एक पेपर देता है जिसमें कोई मंत्र लिखा था और उसे कहा कि कुएं के सामने इस मंत्र को पढ़ो और मेटल को चबाकर कुएं में कूद जाओ। हेमंत ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो वहां से बाहर निकल आया। अब ये सब जानकर दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी राम नोटिस करता है कि कर्स अब फैलकर और बड़ा हो गया था। सो उसे अपना टास्क जल्दी निपटाना था, नहीं तो वो निपट जाएगा। लेकिन कोई इन दोनों का पीछा भी कर रहा था और राम ने अपनी स्पाई वाली स्किल से ये सेंस भी कर लिया था। वो गोलू को धीरे से बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तुम सीधे अहिलमा के पास जाओ, मैं बाद में तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। फिर गोलू वहां से अहिलमा के आश्रम की तरफ भागता है और राम उस आदमी की तरफ भागता है जो उनका पीछा कर रहा था।
राम उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन वो राम के फेस पर कोई पाउडर फूंकर भाग जाता है। राम को लग रहा था कि इसे पिशाच ने भेजा होगा। फिर वो अहिल्मा से ही जाकर पूछता है कि पिशाच के लिए कोई आदमी भी काम करता है क्या। अब अहिल्मा का यहाँ पर यह कहना था कि हेमंत भी किसी आदमी का जिक्र तो करता रहता था, लेकिन वो कभी उस आदमी को नहीं देखी और न ही उसके बारे में ज्यादा कुछ जानती है। लेकिन वो राम को पिशाच की दुनिया के बारे में और डिटेल में समझाने लगती है कि पिशाच की दुनिया एक अलग डायमेंशन है जिसे उसने खुद क्रिएट किया है। जब 1940 में ऑफिसर्स उसको पकड़ने आए थे तो वो अपनी डायमेंशन में चला गया था और इसीलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया, और तब से वो अपनी इसी दुनिया में रहता है और जब चाहे हमारी दुनिया में आता जाता रहता है। लेकिन अगर हम किसी तरह से वापस 1940 के टाइमलाइन में भेज दें तो शायद उसकी ये वाली दुनिया खत्म हो जाएगी और ये सब कुछ भी बंद हो जाएगा। लेकिन अहिल्मा को ये नहीं पता था कि पिशाच को 1940 के टाइमलाइन में वापस कैसे भेजना है। सो इसके बारे में तो राम को खुद पता करना होगा। लेकिन अहिल्मा उसे एक बात बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए विराट योग अवस्था में बैठूंगी। राम पूछता है लेकिन उसे होगा क्या। अहिल्मा कहती है कि वो आपको बाद में पता लग जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम राम के एक फ्रेंड डॉक्टर शेखावत को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन वो पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करता था। और इस वक्त उसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था जिसके अंदर एक रियल पिशाच था, वही जो बॉडी के अंदर घुसकर सारा खून सुखा देता है। वो कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल, नहीं तो इस आदमी को खत्म कर दूंगा, खून की एक बूंद भी नहीं बचेगी इसके अंदर। लेकिन शेखावत उसकी बातों में नहीं आता और उसे कोई दवाई पीने के लिए बोलता है। तभी उसे राम को कॉल आता है और राम उसे सारा मैटर बताता है। फिर राम की सारी बातें सुनने के बाद शेखावत बताता है कि ये पिशाच ब्लैक मैजिक और साइंस दोनों की नॉलेज रखता है और इन दोनों को कंबाइन करके उसने अपनी पावर हासिल की है और अब वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। वो सब कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सो अगर उसने अपनी खुद की एक डायमेंशन बनाई है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज जरूर किया होगा, क्योंकि उसी से पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के असर से वहां पर रहने वाले लोगों की याददाश्त हर 24 घंटे में खत्म हो जाती होगी और रोबोट की तरह रिसेट होकर वो एक ही काम को बार बार दोहराते होंगे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वो जो 3-4 सैनिक पिशाच की वर्ल्ड में रहते हैं उन्हें ये 1940 से पकड़ कर लाया है और किसी रोबोट की तरह उनका यूज कर रहा है। और वो लोग तो बस अपना काम कर रहे हैं। वो रोज सेलर में जाते हैं, जो भी वहां दिखाई देता है उसे कैदी समझकर ये लोग फांसी पर लटका देते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो 1940 में है ही नहीं और जिसे वो फांसी पर चढ़ा रहे हैं वो कोई रियल कैदी नहीं बल्कि पिशाच के द्वारा फंसाया हुआ एक विक्टिम है। तो स्टार्टिंग वाले सीन में भी वो रियल कैदी नहीं बल्कि पिशाच का एक शिकार था और पिशाच ये काफी टाइम से कर रहा है। खैर शेखावत यहाँ पर बताता है कि ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का असर तुम पर ना हो, इसलिए तुम्हें कॉपर को एज अ शील्ड यूज करना होगा और ये रियल साइंटिफिक फैक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट कॉपर को एज अ शील्ड यूज कर सकते हैं। सो हेमंत जो मेटल चबाकर कुएं में कूदा था वो कॉपर ही था। खैर शेखावत पिशाच वर्ल्ड को खत्म करने का भी तरीका बताता है, जिसके लिए राम को वहां की एनर्जी सोर्स का पता लगाकर उन्हें बंद करना होगा, जो कि लाइट और साउंड के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली का संबंध लाइट से होता है और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय शक्ति का संबंध साउंड से होता है। सो लाइट और साउंड से जुड़े सोर्सेस को ढूंढकर तुम्हें बंद करना होगा। अब आपको एक बात और ध्यान होगी कि जब राम का पहली बार पिशाच से सामना हुआ था तब पहले उसने लाइट ही देखी थी और बाद में म्यूजिक सुना था। खैर राम कहता है कि लेकिन पिशाच थोड़ी ना मुझे ये सब करने देगा। शेखावत कहता है कि सही कह रहे हो, वो तो तुम्हें देखते ही मार डालेगा। इसलिए फिर वो उसे एक एनर्जी बॉल बनाकर उसके अगेंस्ट यूज करने का आइडिया देता है, जिसके असर से कुछ टाइम के लिए पिशाच की शक्तियां बन जाएंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में तुम अपना काम खत्म कर लेना। एनर्जी बॉल बनाने का सामान भी वो लिख कर मैसेज कर देता है। राम वो सारा सामान गोलू से अरेंज करवा कर एनर्जी बॉल बनाकर उसके साथ पिशाच के कॉटेज की तरफ चला जाता है। लेकिन गोलू को यहाँ पर काफी डर लग रहा था कि कहीं उसका सामना पिशाच से ना हो जाए। लेकिन दोनों सेफली कॉटेज पहुंच जाते हैं और फिलहाल पिशाच वहां पर नहीं था। तभी राम गोलू से कहता है कि मेरे यहाँ से जाते ही चेयर को आग लगा देना। फिर राम एनर्जी बॉल जेब में डालकर अपनी कमर पर कॉपर वायर लपेट कर चेयर पर बैठ जाता है और दोबारा पिशाच वर्ल्ड में चला जाता है। इधर गोलू चेयर को बाहर लाकर उसको आग लगा देता है और दूसरी तरफ पिशाच वर्ल्ड में जहां पिशाच ने राम के आत्मा के एक हिस्से को पेट से बांधा हुआ था, अब वो हिस्सा राम की बॉडी से फिर से जुड़ जाता है। लेकिन अब आत्मा सहित उसकी बॉडी पेट से बंधी थी। तभी उसके सामने पिशाच आता है और उसे कुछ सवाल करने लगता है, जो कि उसके रिसर्च का एक हिस्सा था। लाइक मौत के करीब आकर कैसा लग रहा है, कोई पुरानी बात याद आ रही है क्या, कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सही था क्या गलत था, या कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई हो। लेकिन राम उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देता,
जिस पर पिशाच गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये तीसरी बार फांसी दी जा रही है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? राम कहता है कि नहीं। फिर पिशाच वो नोट करके चला जाता है। इसके बाद जब सैनिक राम को फांसी लगाने की तैयारी करने लगते हैं, तभी वो बेहोशी का नाटक कर लेता है, जिससे उसकी फांसी अभी के लिए रुक जाती है और उसे ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तब मौका देकर ओम वहां पर आता है और उसे पेपर और कॉपर देता है, लेकिन राम कहता है कि उसे इन सब की जरूरत नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का वो दूसरा रास्ता जानता है और वो ये भी बताता है कि मैं हेमंत से मिल चुका हूँ, उसने तुम्हारे बारे में बताया था, और पूछता है कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो और तुम्हें सब याद कैसे रहता है। ये सुनकर ओम चौंक जाता है कि मतलब तुम्हें यह बात पता है कि यहाँ 24 घंटे में याददाश्त चली जाती है। राम कहता है कि वो तो ये भी जानता है कि यहाँ हर रोज लोग सेम काम रिपीट करते हैं। ओम कहता है लेकिन ये बातें तो सिर्फ मैं और पृथ्वी जानते हैं। राम पूछता है कि अब ये पृथ्वी कौन है। तब ओम रिवील करता है कि पिशाच का असली नाम ही पृथ्वी है। राम पूछता है लेकिन तुम उसके साथ क्यों हो? तब ओम यहाँ पर बताता है कि वो भी पृथ्वी की तरह एक क्रांतिकारी था। जब मुझे पता चला कि पृथ्वी कोई ऐसी खोज कर रहा है जिससे अंग्रेजों को बिना हथियारों के हराया जा सकता है, तो मैं भी उसके साथ हो गया। लेकिन अपने प्रयोग के चक्कर में वो इतना पागल हो गया था कि सही गलत का अंतर ही भूल गया। लोगों की जान से खेलना उसके लिए बहुत आसान था। फिर उसने अपना एक अलग डायमेंशन बना लिया जिसमें कि अभी हम लोग हैं। उसके प्रयोग यहाँ पर भी चल रहे हैं। वो मुझे यहाँ ये कहकर लाया था कि जब उसे सक्सेस मिल जाएगी तो वापस 1940 में जाकर हम अंग्रेजों को हरा देंगे और फिर एक नई शुरुआत होगी। लेकिन समय के साथ उसका मकसद ही बदल गया। अब वो जिंदगी और मौत पर काबू पाना चाहता है और बहुत हद तक वो ये कर भी चुका है। फिर राम उससे पूछता है कि अच्छा उसने मुझसे ये क्यों कहा था कि मुझे पहले 2 बार फांसी दे चुका है, इसका क्या मतलब है? जिस पर ओम बताता है कि इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे पिछले 2 जन्मों में तुम्हें फांसी दे चुका है। मैंने खुद देखा है। वो लाइफ और डेथ पर स्टडी करता रहता है कि बार बार जन्म लेने का रहस्य क्या है, किसी को बार बार अगर एक ही तरह से मारा जाए तो वो अगले जन्म में क्या बनता है, वगैरह वगैरह। सो पिशाच यहाँ पर राम की 2 प्रीवियस लाइफ से उसे टेस्ट मटेरियल की तरह यूज करता आ रहा है और ना जाने ऐसे कितने लोगों को भी, मतलब लिटरली वो लोगों की जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा है, वो भी जन्मों जन्मों तक। यानी लिटरली वो एक डीमन बन चुका है और इसीलिए लोग उसे पिशाच बुलाते हैं। लेकिन राम का यहाँ पर कहना था कि वो पिशाच को हरा देगा, जिस पर ओम कहता है कि पॉसिबल नहीं है, वो बहुत पावरफुल हो चुका है, तुम उसे नहीं हरा सकते। मेरी बात मानो और चुपचाप कुएं के रास्ते से निकल जाओ। लेकिन राम का कहना था कि वो उस रावण की लंका लगाए बिना तो नहीं जाने वाला, और ओम से पिशाच की उन जगह के बारे में पूछता है जहां पर वो काम करता है, जिससे उसे 2 जगह का पता चलता है। एक वो जगह जहां मूर्ति के सामने बैठकर पिशाच अपनी तंत्र साधना करता है और दूसरी उसकी लैब जहां वो साइंटिफिक रिसर्च करता है। फिलहाल पिशाच अपनी साधना कर रहा था, इसलिए पहले वो लोग लैब की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में सिपाही उन्हें देख लेते हैं। तो राम अपने पुराने असैसिन को जगाकर उनसे अकेला ही भिड़ जाता है और एक एक को सुलाकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी पिशाच का वही खास आदमी आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अब राम अपने पुराने फॉर्म में आ चुका था, वो उसे भी खत्म कर देता है। फिर इसके बाद वो झोपड़ी टाइप लैब में जाता है जहाँ रॉकेट टाइप का कोई उपकरण लगा हुआ था और वो लगातार बीप की साउंड दे रहा था। राम को यहाँ पर शेखावत की बात याद आती है कि उसने साउंड और लाइट वाली पावर सोर्स का जिक्र किया था। उसे लगता है कि साउंड वाला पावर सोर्स यही होगा, सो वो उसे बंद कर देता है। लेकिन तभी अलार्म भी बज जाता है और राम तुरंत वहां से निकल जाता है। इतने में पिशाच भी अलार्म सुनकर लैब की तरफ देखने जाता है और इतने में दोनों उसकी साधना वाली जगह पर चले जाते हैं। ओम बाहर ही खड़ा होकर नजर रखता है और राम लाइट वाला सोर्स ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ तो कई दिए जल रहे थे, तो वो सब दियों को ही बुझाने लगता है। लेकिन तभी इतने में पिशाच आकर उंगली के इशारे से ही ओम को मार देता है और फिर आकर राम पर गुस्सा करने लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे थे, मेरे सालों की मेहनत और इतने लोगों के बलिदान पर तुम पानी फेरने जा रहे थे। राम कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को मारना क्या सही है? जिस पर पिशाच अपने काम को जस्टिफाई करने लगता है कि जब उद्देश्य बड़ा हो तो कुर्बानियां भी बड़ी होती हैं और फिर कितनी भी लाशें गिरती हैं वो गिनी नहीं जाती। जिस पर राम कहता है कि अब मैं तुझे किसी को मारने नहीं दूंगा। तो पिशाच भी कहता है कि अब तू फांसी से नहीं मरेगा, अब मैं तुझे खुद मारूंगा। लेकिन राम उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लेता और पिशाच को एक लकड़ी से मारने आता है। लेकिन पिशाच अपनी पावर से उसे रोक देता है और अपनी साइकिक पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे बेबस होकर राम पत्थर की ओट पकड़ लेता है। लेकिन फिर खुद को जैसे तैसे संभाल कर वो अपना एनर्जी बॉल निकाल कर पिशाच की तरफ फेंक देता है, जो किसी स्मोक बॉम्ब की तरह काम करता है। उसके धुएं में पिशाच घिर जाता है। लेकिन जितना ये लोग सोचे थे, पिशाच उससे ज्यादा पावरफुल था। एनर्जी बॉल का उस पर कोई असर नहीं होता और वो राम को हवा में उठा देता है। लेकिन दूसरी तरफ अहिल्मा दीदी भी तो साधना कर रही थी और इस दौरान वो भी एक एनर्जी बॉल क्रिएट करती है
और राम के जरिए अपनी एनर्जी पिशाच वर्ल्ड तक पहुंचा देती है। इस बार पिशाच की शक्तियां बन जाती हैं। यहाँ मैं बता दूं कि एनर्जी बॉल वेस्ट नहीं हुई थी, उसने अपना काम किया था, लेकिन वो अधूरा था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पिशाच की शक्तियां साइंस और साधना दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो साइंस वाली एनर्जी बॉल और अहिल्मा की साधना वाली एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक काम किया, जिसके असर से पिशाच की शक्तियां कुछ समय के लिए बन जाती हैं। वो कमजोर पड़ जाता है और अब राम उस पर आसानी से अटैक करके उस दिए की तरफ भागता है जो सबसे अलग थलग रखा था, यानी यही यहाँ का पावर सोर्स था। राम तुरंत जाकर उसे बुझा देता है और वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और वो देखता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर वो जाकर गोलू से मिलता है, जो काफी टाइम से उसका वेट कर रहा था। गोलू पूछता है कि आपने वो कुर्सी क्यों जलवाई थी, जिस पर राम रिवील करता है कि डॉक्टर शिकावत ने उसे बताया था कि वो कुर्सी ही ट्रांसपोर्ट का मेन मीडियम थी और अब पिशाच यहाँ पर नहीं आ पाएगा। गोलू पूछता है कि क्या वो भूती था। राम कहता है कि पता नहीं, लेकिन था बहुत पावरफुल। फिर गोलू बताता है कि आपके जाने के बाद अहिल्मा दीदी पूरे वक्त ध्यान में बैठी थी। राम कहता है कि पता है, उन्हीं की मदद से मैं पिशाच को हरा पाया। दूसरी तरफ पिशाच वापस 1940 में पहुंच चुका था, जहां सैनिक उसको पकड़ने आते हैं, लेकिन एक इंडियन सैनिक तुरंत उसे शूट करने के लिए बोलता है। लेकिन अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि हमें इसे अरेस्ट करने का ऑर्डर है, मारने का नहीं। जिस पर इंडियन सैनिक कहता है कि अरे ये पिशाच है, खून पीता है, इसे तुरंत खत्म कर दो। फिर पिशाच भी कहता है कि ये सही कह रहा है, पिशाच हूं मैं, और सबको एक ही साथ खत्म कर देता है। यानी इसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इधर प्रेजेंट में डॉक्टर शिकावत को अपनी थ्योरी में कुछ गड़बड़ का पता लगता है। वो राम को बताता है कि अगर पिशाच वाकई में 1940 में चला गया है तो शायद गड़बड़ हो गई है और जैसा हमने सोचा था उसका ठीक उल्टा होगा। लेकिन क्या होगा ये हमें बताया नहीं जाता। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बेदा मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।